हेलो एवरीवन, स्वागत है सी इंटरमीडिएट के हमारे सारे स्टूडेंट्स का, जिसमें आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 240 अलॉन्ग विद चैप्टर 5 ऑफ योर आईसीआई स्टडी मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। ऐसे 240 फ्रॉड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके आईसीआई के मॉड्यूल में, चैप्टर नंबर 5। वो पूरा का पूरा हमारे इस रिवीजन सेशन में आज रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर 5 का ये रिवीजन वीडियो देखने के बाद आईसीआई के मॉड्यूल के ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 5 विच रिलेट्स टू फ्रॉड रिपोर्टिंग, जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 टू सबसेक्शन 15 में कंपनी ऑडिट में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हम फ्रॉड्स अगर पता पड़ते हैं तो ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। उसे छोड़ के आपका चैप्टर 5 पूरा रिवाइज हो जाएगा। और कैसे? ऐसे 240 प्लस चैप्टर 5 के सारे कंटेंट को मिलाकर हमने ऐसे 240 का ड्रोन चार्ट बनाया, विच विल इंक्लूड ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ योर आईसीआई स्टडी मटेरियल ऑफ चैप्टर 5 इज वेल। तो इसको कर डाला तो लाइफ का तो नहीं पता, पर चैप्टर 5 झिंगा लाला हो जाएगा। ऐसे 240 नाम होना चाहिए था, इसका नंबर होना चाहिए था 420, पर है ये 240 पर है 420 पे। फ्रॉड्स में क्या ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है फ्रॉड डिटेक्ट करना? बड़ा सवाल, आज का ब्रेकिंग सवाल। इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट फ्रॉड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। क्यों? बिकॉज हम कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, रीजनेबल एश्योरेंस देते। साथ ही साथ में इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, जिसमें फ्रॉड डिटेक्ट करना अपने आप में थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्यों? क्योंकि फ्रॉड कंसील्ड होते हैं, छुपाए जाते हैं, अनलाइक एरर्स जो छुपाई नहीं जाती है, इसलिए उसको नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से ढूंढा जा सकता है। साथ ही साथ में मैनेजमेंट ने अगर फ्रॉड किया है, सत्यम जैसा फ्रॉड है जहां टॉप मैनेजमेंट मिला हुआ है, उसे डिटेक्ट करना और मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपका राजा ही अगर बदमाश है तो प्रजा क्या कर लेगी। इन सभी कारणों से फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। तो क्या ऑडिटर ये मान के चले कि भैया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है फ्रॉड्स की? कम वक्त ऐसा भी नहीं है। ऐसे 200 कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के अंतर्गत ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट। इसका मतलब कि हमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स विच विल इंक्लूड एरर्स और फ्रॉड्स के लिए अलर्ट रहना है। एरर्स तो चलो नॉर्मल प्रोसेस से डिटेक्ट हो जाएगी, पर फ्रॉड्स के लिए मुझे क्या एक्स्ट्रा सतर्कता बियर करना पड़ेगी उसके लिए। ऐसे 240 तो ऐसे 240 डज नॉट गिव्स यू ऑडिट एविडेंस टू डिटेक्ट फ्रॉड, इट रादर टेल्स यू व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू फ्रॉड्स। तो इस ऐसे में आपको क्या समझ में आएगा? ये इससे पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि भैया ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, फ्रॉड डिटेक्ट करना हो तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। पर हमें किस तरह से हमारे प्रोसीजर्स लगाना है ताकि कल दिन हम पर कोई उंगली उठे तो हम बोल सकें भैया हमने नॉर्मल से अधिक पर्याप्त प्रोसीजर्स लगाए थे फ्रॉड्स को अगर हैं तो डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हम रीजनेबल एश्योरेंस, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस नहीं देते, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं देते हैं, इसलिए हो सकता है कि फ्रॉड मिस हो गया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों डेफिनेशन से। फ्रॉड की डेफिनेशन ऐसे 240 में दी गई है, इसके अलावा सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट में दी गई है, वी नॉट कंसर्न विद दैट। ऐसे 240 कहता है व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड इज एन एक्ट, किसके द्वारा? इट कैन बी बाय मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी, विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डिसेप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, जो आपका अदरवाइज नहीं होना चाहिए था, वो आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज फ्रॉड। तो चीटिंग करके आप इलीगल एडवांटेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज आल्सो फ्रॉड। बट ऑडिटर इज नॉट कंसर्न्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, ही इज ओनली कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो हमें कौन से फ्रॉड से मतलब होगा दोस्तों? सिर्फ वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करने वाले फ्रॉड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एक जिसे कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा जिसे कहते हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट व्हिच कुड बी गुड्स और कैश। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नथिंग बट विंडो ड्रेसिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे हैं उससे बेहतर प्रेजेंट करना, या ऐसे प्रेजेंट करना जिससे कि आपका कोई एक इलीगल या अनजस्टिफाइड मोटिव अचीव हो जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपकी कंपनी के प्रॉफिट काफी हाई है, पर टैक्स बचाने के लिए आपने कम दिखाए, फर्जी खर्चे बुक करके। अगर आप फर्जी खर्चे बुक करके उतना पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट डायरेक्टर या एम्प्लॉय अपने घर ले जा रहा है, तो इससे कंपनी का कैश का नुकसान हो रहा है, तो ये अपने आप में मिस अप्रोप्रिएशन। पर ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ डमी एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं और उन एक्सपेंसेस को एसेट दिखाया जाए तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, इस साल में देखेंगे अगले साल की अगले साल, इस साल सिर्फ प्रॉफिट कम कर रहे हैं ताकि टैक्स बचा ले। तो ऐसा करके आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हो, पर एक्चुअल में कंपनी का कोई फाइनेंशियल, टेक्निकली आप कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिसोर्स का आउटफ्लो नहीं कर रहे हो, लॉस नहीं कर रहे हो। तो ऐसे फ्रॉड्स को कहा जाता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मतलब है लड़के वाले देखना है तुमको और तुमने अपनी सैलरी बढ़ा चढ़ा के बता दी, तो ऐसा तुमने उनकी कोई चोरी नहीं करी है, ये सिर्फ अपने आप में एक रिपोर्टिंग फ्रॉड है। इसे टेक्निकल भाषा में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो कहेंगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
लेकिन लड़के वाले देखने आए और तुमने बोला यार बहुत परेशानी होती है, लड़के वाले देखने आते हैं, और अपनी तो सोच भी थोड़ी अलग टाइप की है। जब वो देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अभी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, हमारा एग्जीबिशन अभी थोड़े समय बाद होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी और उससे पेट्रोल निकाल लिया अपनी बाइक के लिए। ये क्या कहलाएगा? दिस इज समथिंग विच विल बी टर्म्ड एज क्या कहलाएगा? ये मिस अप्रोप्रिएशन है। तो ये दो तरह के फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, जिससे ऑडिटर कंसर्न है। दोनों में जरूरी है कि उसमें फाइनेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अगर आपको सवाल आता है कि हमारी कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो मिलावट वाला माल बेचती है, कहती है इट इज प्योर वेजिटेरियन पर मिला हुआ है उसमें अलग अलग प्रकार का नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, ऑडिटर इज नॉट कंसर्न विद दिस बिकॉज दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल फ्रॉड। बोलती है प्योर गोल्ड की ज्वेलरी है पर उसमें मिलावट है, पित्तल मिला हुआ है, कमबख्त, ये दुनिया पित्तल दी है, तो ये भी कहा जाएगा दिस इज ऑल्सो नॉट अ फाइनेंशियल फ्रॉड। क्यों? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में मिलावट कर रही है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में हमारे सिर्फ कौन से फ्रॉड है? जिससे बैलेंस शीट P&L में हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या डिस्क्लोजर दे रहे हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं हम, विंडो ड्रेसिंग, या फिर जिससे कंपनी के कैश या कंपनी की एसेट्स का आउटफ्लो इलीगली हो रहा है, एक अनजस्टिफाइड एडवांटेज किसी को मिल रहा है। ये तरह के फ्रॉड्स हम ऑडिटर से कंसर्न करते हैं। अब इन फ्रॉड्स में कई बार ऐसा भी होगा कि कोई चीज फ्रॉड है या एरर, ये कैसे पता पड़ेगा? हम बैठ रहे थे, दोस्त ने कुर्सी हटा ली, हम गिर गए धड़ाम। क्या ये जान करके उसने कुर्सी हटाई है या गलती से हटाई है? इट कुड बी फ्रॉड, इट कुड बी एरर। इसका मतलब यह है कि ऑडिटर डज नॉट मेक्स अ लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर इट इज फ्रॉड और एरर। तो हम ऑडिट का प्रोसीजर हमारा डेवलप करेंगे कि भाई मिसस्टेटमेंट है तो हमें पता पड़ जाए, बट हम कोई लीगल डिटर्मिनेशन नहीं करने वाले कि जान करके किया गया है या नहीं किया गया है। बट ये जरूर है कि दोनों के बीच में एसेंशियली डिफरेंस किसका होता है? इंटेंशन का। अगर इंटेंशन प्रूव हो जाए कि ये जान करके किया गया है तो फिर माना जाएगा ये फ्रॉड है या एरर। ऐसे 240 और आपके चैप्टर 5 में ऐसे कई सारे क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिससे कि आप सर्कमस्टांसेस देख के ये कंक्लूड कर सकते हो कि यार ये सर्कमस्टांस देख के लगता है कि ये एरर नहीं है, फ्रॉड है, यानी ये मिसस्टेटमेंट जान करके इंटेंशनली किया गया, अनजाने में नहीं हुआ है। ये आप देखेंगे थ्रोन चार्ट के अगले पेज में आपको दिखेगा एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ये वो एग्जांपल है जिसे देख के आपको लगेगा कि शायद फ्रॉड है। आप बताओ नॉर्मली दोस्तों आपको कब लगेगा कि ये धोखा हुआ है, जान करके किया है, सामने वाले ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी और गलती से नहीं हुआ है, दोस्त ने चेयर जान करके हटाई है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये आप तब कंक्लूड कर सकते हो जब आपकी और दोस्त की पहले से पटती नहीं थी, रास्ते का काटा था, आप और वो के बीच में वो आ गया और उसने बना दिया हमारी और स्वीटी की स्ट्रेट लाइन को ट्रायंगल। ऐसी सिचुएशन में आपको नॉर्मली लगेगा उसने जान करके किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपकी प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप रही है मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट ऑडिटर को बार बार परेशान कर रहा है, डेटा टाइम पे नहीं दे रहा है, रिकॉर्ड्स नहीं दे रहा है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल समय पे नहीं करा रहा है, ये सब देख के हमें क्या लगेगा? देयर इज पॉसिबिलिटी दैट कोई चीज मैनेजमेंट जान करके छुपा रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। सिमिलरली अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंसेस है, हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली और हमें मालूम पड़ा डेटर का बैलेंस बुक्स में आ रहा है 10 लाख रुपए, पर डेटर बोल रहा है कुछ भी पैसे नहीं लेना है, और साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि जो गुड्स डेटर को डिस्पैच हो रहे हैं वो डिस्पैच हुए जा रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में कभी कोई पेमेंट नहीं आया है। ये सारी एविडेंसेस को देख के लग रहा है शायद हम डमी सेल्स डेटर के नाम पे बुक कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, एक एविडेंस डेटर से कंफर्मेशन लिया, दूसरा एविडेंस हमने हमारे रिकॉर्ड्स चेक किए, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस देख के लग रहा है कि शायद फ्रॉड की पॉसिबिलिटी होगी। एंड थर्ड इज डिस्क्रिपेंसीज इन रिकॉर्ड्स। जब आपको लगता है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, जैसे कि कोई खर्चा है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि कोई खर्चा है उसमें ऑथराइजेशन होना चाहिए था वो ऑथराइजेशन नहीं हुआ, जैसे कि कोई खर्चा साल भर का है पर अकाउंटिंग उसकी ईयर एंड पे की गई है, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स व्हिच विल इंडिकेट कि यार शायद पॉसिबली एरर नहीं है, फ्रॉड है। ये कई सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 3 से 4 मार्क के ही आते हैं, तो आपको क्वेश्चन आएगा तो या तो ये पूछेगा कि भाई ये बताइए कि एरर या फ्रॉड कैसे ऑडिटर डिसाइड करेगा, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे। कौन से 4 पॉइंट्स? देयर आर 4 फैक्टर्स। फर्स्ट, discrepancy in record. Second, conflicting evidences. Third, problematic relationship between management and auditor. And fourth, others. Other factors क्या हो सकते हैं? बेसिकली मैनेजमेंट और TCWG हमें लीगल लॉयर से नहीं मिलने दे रहा है, एम्प्लॉय से बात करने नहीं दे रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी इंडस्ट्री नॉर्म से मैच नहीं कर रही है, एस्टिमेट्स मैच नहीं कर रहे हैं, ये अदर्स हैं। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन आता है जैसे डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो फिर आपको उसके ये सारे एग्जांपल्स लिखना पड़ेंगे। Quickly going through these particular points: discrepancy in record, transaction not recorded, unauthorized, last minute adjustment, employee access to system and record which is inconsistent to their powers. पियून के पास पावर है बिलिंग करने का, टिप्स और कंप्लेंट्स रिसीव्ड, कॉन्फ्लिक्टिंग मिसिंग एविडेंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट पे ओवर राइटिंग की गई है, ओरिजिनल नहीं है, फोटोकॉपी है, अनएक्सप्लेन्ड बैलेंसेस हैं, खर्चे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, चेंजेस हुए हैं कई सारे जिसके कोई लॉजिक नहीं है, डिस्क्रिपेंसी है
एंटिटी के रिकॉर्ड्स में और थर्ड पार्टी के कंफर्मेशन में, कैंसल्ड चेक्स है, मिसिंग इन्वेंट्री है, स्टॉक वेरिफिकेशन में डिफरेंस आ रहा है, दे कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप, रिकॉर्ड देने से डिनाई करते हैं, टाइम प्रेशर बनाते हैं, जल्दी ऑडिट करो, कंप्लेन करते हैं ऑडिटर की, ये बार बार डिले करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं जान करके कि भाई इसको तरसाएंगे, ये इसको परेशान करेंगे तो ये ज़्यादा चेक नहीं कर पाएगा, ये मतलब ऑडिटर। आईटी एक्सेस देते नहीं है, जो डिफिशियंसी हम बताते हैं उसके बारे में ये कोई एज सच एक्शन लेते नहीं है। इन सब से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कोई एरर है या फ्रॉड है। चलिए, तो ये एक तो अपना डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड दी गई है। फ्रॉड क्या हो सकते हैं, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। मैनेजमेंट ही कर सकता है और एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी भी कर सकती है। जब भी नॉर्मली मैनेजमेंट फ्रॉड करता है तो उसे कहते हैं फ्रॉड बाय द कंपनी। एम्प्लॉय या थर्ड पार्टी कंपनी के साथ करती है तो उसे कहते हैं फ्रॉड्स ऑन द कंपनी। हम सस्पेक्ट कर सकते हैं पर लीगल डिटर्मिनेशन नहीं है, और फ्रॉड डिटेक्ट करना एरर डिटेक्ट करने से ज्यादा डिफिकल्ट है। आपकी जिम्मेदारी क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देना है। तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम सारे फ्रॉड डिटेक्ट करें, हम सिर्फ सस्पिशन आएगा तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे एज पर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ध्यान रखना, फ्रॉड डिटेक्ट करना एरर डिटेक्ट करने से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये कंसील्ड है, और मैनेजमेंट फ्रॉड डिटेक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हम सिर्फ क्या लगाएंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, और ये ऐसे हमें वही लगाने में मदद करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, 3 मार्क का, तो ये 5 पॉइंट आपको लिख देना चाहिए, आपका काम खल्लास। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑब्वियसली किसकी है, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की, दैट दे डीआईएम डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन आईसी इंटरनल कंट्रोल व्हिच कैन पीडीसी प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एमएम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए, अब दोस्तों ये बहुत ही शानदार ऐसे है, ये ऐसे ने क्या सोच दिया है, एक बढ़िया सा काम। मैं आपसे पूछता हूं कि सपोज फॉर एग्जांपल आप ऑडिट करने जा रहे हो एंड यू आर गोइंग टू डू एन ऑडिट ऑफ व्हाट। तो मैंने कहा कि आप ऑडिट करने जा रहे हो रिलायंस का और वहीं आप ऑडिट करने जा रहे हो टाटा का। आप बताओ आपको फ्रॉड की संभावना ज्यादा कहां लगेगी। आप बोलोगे सर दोनों में ही कम होना चाहिए, पर कंपैरेटिवली शायद रिलायंस में एज सच देखा जाए तो टाटा से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ऐसा हमें लगता है टाटा इज कंपैरेटिवली मोर एथिकल, बेटर वैल्यू सिस्टम्स एंड ऑल। हमें मालूम है कि भैया टाटा की बोर्ड होती है तो बोर्ड मीटिंग में नॉर्मली डिसीजन क्या होता है, और ये लीगली परमिटेड नहीं है, मत करो। रिलायंस की बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होता है तो बोलता है लीगली परमिटेड नहीं है, पेनल्टी कितनी है, अच्छा बस इतनी सी, चलो कर लो पेनल्टी देना। हो सकता है दोनों की वैल्यू सिस्टम्स के कारण वहां पे थोड़ी पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा ज्यादा हो, हालांकि दोनों ही अपने आप में बहुत प्रोफेशनली वेल मैनेज्ड और वेल वैल्यूज और एथिक्स वाली कंपनी है, तो चांसेस दोनों में कंपैरेटिवली कम होंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप एक कंपनी का ऑडिट करने जाते हो, सपोज वो सेम बिजनेस में है, फिर भी आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन वन विल बी कंपैरेटिवली हायर इन कंपैरिजन टू अनदर। द बेस्ट एग्जांपल कुड बी टाटा का तनिष्क का शोरूम है, ज्वेलरी शोरूम है, वहां पे अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं, चांसेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड दो तरह के, कि उन्होंने वैल्यूएशन इन्वेंट्री का गलत किया हो, प्रॉफिट्स मैनिपुलेट किया हो, दूसरा चोरी चकारी हुई हो, ये दोनों बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, सिस्टम्स कंट्रोल्स बहुत अच्छे होंगे इन कंपैरिजन टू हमारे शहर के सराफा में एक दुकान है जहां पे ज्वेलरी का काम होता है, बहुत पुरानी दुकान है, मगनलाल छगनलाल भाईलाल ज्वेलर्स। और ये जो मगनलाल छगनलाल भाईलाल ज्वेलर्स हैं, ये एक लोकल कंपनी है, ऐसे हमारे शहर की है, और हो सकता है ये मैनिपुलेट करते हो, टैक्स बचाने के लिए चीजों में हेराफेरी करते हो सकता है इंटरनल कंट्रोल्स भी इतने स्ट्रांग नहीं हो। इसका मतलब आप जब किसी पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट करने जाते हो तो जाते समय आपके मन में कहीं ना कहीं ख्याल आ जाता है, ओ माय गॉड यहाँ फ्रॉड ज्यादा हो सकते हैं या यहाँ फ्रॉड कम हो सकते हैं। ये कैसे पता पड़ता है? दिस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। ऐसे कहता है दोस्त, कोई गलत राह पे क्यों जाता है, कोई धोखा क्यों करता है, उसके क्या कारण होते हैं? 3। पहला, कमबख्त प्रेशर। इतना प्रेशर था, घर वालों ने बोल दिया इस अटेम्प्ट में पास नहीं किया तो सीए छोड़वा देंगे, कमबख्त चीटिंग करना पड़ गई। इंसेंटिव लग रहा है 39 तो पक्के हो गए, एक चीटिंग कर लेंगे तो 40 पार कर लेंगे। इंसेंटिव और प्रेशर, पहला कारण आदमी फ्रॉड करता है इज ड्यू टू इंसेंटिव और प्रेशर। दूसरा कारण, हम बेवफा हरगिज न थे लेकिन हमें मौके मिल गए। मतलब क्या? एज सच हमारा हमेशा उसी पर ध्यान रहता था और हमने कभी उसके बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कमबख्त हमें मौका मिल गया, क्लास की वो आ गई और उसने हमें प्रस्ताव दे दिया। हमने कभी नहीं सोचा था, पर दोस्तों हेलो, सारे के सारे दोस्तों का जो टारगेट था उसने हमें अपना टारगेट बना लिया। अब कमबख्त क्या करे, कदम तो फिसल ही जाएंगे। अपॉर्चुनिटी, कंपनी के कंट्रोल्स खराब है, कंपनी में मौके हैं, आप चीटिंग करने की कोई इच्छा नहीं रखते थे, पर आपके एग्जाम हॉल से एग्जामिनर, जो इन्विजिलेटर, जो चेकर वो वहां पे खड़ा था, वो बाहर चले गया और जाते जाते बोल के गया कि 5 मिनट में वापस आ रहा हूं, कोई चीटिंग मत करना। बस कमबख्त क्या था, ऑल इंडिया रैंक्स हमारे ही इस पर्टिकुलर क्लास से आना तय थे। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आदमी फ्रॉड करता है। और आखिरी कारण, धोखे को धोखा ही नहीं मानते। टैक्स की चोरी क्या फ्रॉड है? ऑफ कोर्स इट इज अ फ्रॉड, पर हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सरकार को चूना लगाना अपने आप में क्या है, कला है, इट इज नॉट अ फ्रॉड। लोग बोलते हैं भैया चीटिंग करना गलत है, हम बोलते हैं इट इज एन आर्ट।
इट इज नॉट अ फ्रॉड, इट इज फ्रॉड ओनली इफ यू गेट कॉट, अदरवाइज इट्स एन आर्ट। क्या पढ़ा है? साम दान दंड भेद, किसी भी तरीके से काम होना चाहिए। एटीट्यूड वाली बात है, लोग फ्रॉड करके भी उसे रैशनलाइज कर देते, जस्टिफाई कर देते कि भैया कोई फ्रॉड नहीं। और ये तीनों के तीनों फ्रॉड रिस्क फैक्टर को इनटू टू क्लासिफाई किया जा सकता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। इससे आपके सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बनते हैं, जिसके आपके आईसीआई के मॉड्यूल में कई सारे पेजेस है, जिसको अपन ने यहाँ पे आधे पेज में पूरा का पूरा कंक्लूड एज सच शामिल कर लिया है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबसे पहले बात करते हैं, यानी आप यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर रहे हो, कंपनी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो जो उससे बेहतर प्रेजेंट करके दे रहे हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंसेंटिव और प्रेशर, सबसे पहली चीज ध्यान रखना दोस्तों, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जब मन में एग्जाम्पल सोचो तो ये सोचना कि ये नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट के मिलीभगत से ही होता है, जबकि मिसअप्रोप्रिएशन नॉर्मली एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी स्टेज पे होता है। टॉप मैनेजमेंट नॉर्मली ऐसा नहीं करेगा कि कैश चुरा देगा, इस तरह की चीजें करेगा। उसे करना है तो बड़ी चीजें करेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ाएगा ताकि शेयर की प्राइस बढ़े, उसको फायदा हो, वो ऐसे ही चिल्लर चोरी नहीं करेगा। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऐसा नहीं है, ये मैंने गलत लिखा है ऐसा एग्जाम में मत लिख देना, ये सिर्फ सोचने के लिए, अपने आपस की बात है। सबसे पहले आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे तो ये जो एग्जाम्पल है बहुत आसानी से आपके दिमाग में कनेक्ट करेंगे। चलो सबसे पहला देखते हैं, कब मैनेजमेंट पे ऐसा सोचना, मैनेजमेंट पे इंसेंटिव होगा, मैनेजमेंट को इंसेंटिव मिलेगा या मैनेजमेंट पे प्रेशर होगा क्या कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उससे बेहतर दिखाए। तो मैं ये कहूँगा नॉर्मली आदमी कोई चीज़ को गलत क्यों दिखाता है, नॉर्मली जब उसकी स्टेबिलिटी या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड है। ये दो मेन वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना। स्टेबिलिटी कब अफेक्ट होती है? जब चेंजेस होते हैं। किसमें चेंजेस हो गए? लेट्स से कंपटीशन आ गया, मार्केट में चेंजेस हो गए, नए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई तो कंपटीशन हो गया, प्रोडक्ट की हमारी डिमांड कम हो गई, इन जनरल चेंजेस होने लग गए, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, चेंजेस से स्टेबिलिटी खराब होती है। सेकंड, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लॉस हो रहे हैं या कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है। इसमें प्रेशर होएगा तो आप क्या करोगे? शेयर की प्राइस गिरेगी, बचाने के लिए आप प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी, ऐसे सोचना, मन में लिखना नहीं। टॉप मैनेजमेंट को कब मौका मिलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उससे बेहतर बना दे? तो ये प्राइमरली मौके उसको मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री इन विच इट इज ऑपरेटिंग एंड एंटिटी के खुद के ऑपरेशन। ये दो चीजें याद रखना। जैसे कि मेरी इंडस्ट्री क्या है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम इनटू इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आज की तारीख में कोई एएस इंडेस नहीं लगता है। हालांकि आईआरडीए नॉर्म्स देता है पर वो आउटडेटेड हो गए, 1999 के बाद अपडेट ही नहीं हुए। तो यहाँ पॉसिबली आपको ज्यादा मौके मिलेंगे चीजों में गड़बड़ करने के, क्यों? क्योंकि इसकी अकाउंटिंग वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपॉर्चुनिटी क्यों मिली? क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में अकाउंटिंग एज सच बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। तो इंडस्ट्री में क्या हो सकता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री हमारी ऐसी है कि इसमें कई जगह एस्टिमेट्स लगते हैं। हमारा स्टॉक कोयले का है या गोल्ड का है, गोल्ड की वैल्यूएशन में बहुत एस्टिमेशन इन्वॉल्व पॉसिबली हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी ज्वेलरी कोई प्योर गोल्ड की होती नहीं, मिक्स होती है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, हमारे क्या है, क्रिप्टो करेंसी, अलग अलग तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, इट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे तो डेफिनेटली चांसेस क्या होंगे? अकाउंटिंग मैनिपुलेशन के बढ़ जाएंगे। टैक्स हेवन, तो ये बेसिकली क्या है? दीज आर इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज। कंपनी रिलेटेड क्या हो सकते हैं? कंपनी बहुत रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करती है, इट हैज अ बिग वेब ऑफ सब्सिडीज एंड होल्डिंग्स एंड जेवी एसोसिएट, उनसे ट्रांजैक्शन है। तो रिलेटेड पार्टी में आप हमेशा मैनिपुलेटिव ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कंपनी एकदम टॉप पोजीशन पे तो डोमिनेट कर सकती है इंडस्ट्री को। टैक्स हेवन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कंपनी करती है। ऐसी फॉरेन कंट्री लाइक मॉरिशस, सेशल्स, जहाँ पे टैक्स रेट जीरो है, वहाँ पे सब्सिडी बना के वहाँ इनकम बुक करके टैक्स फ्री इनकम कमाते हैं। ऐसी हरकतें, इससे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी। देखो सारे टॉप मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट से ही हो पाएंगे, इसलिए दिमाग में ये रखना। और एटीट्यूड रैशनलाइजेशन इशू, बेसिकली ये चीजें डिपेंड करती है वैल्यू और एथिक्स सिस्टम से। अगर आपकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपके एथिक्स सही नहीं है, तो आप नॉर्मली फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करोगे। इन्फोसिस नारायण मूर्ति जैसे साहब क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि भैया हमारी कंपनी के प्रॉफिट कम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम होकर दिखा दे, बढ़ रहे हैं दिखा दे बढ़ के, जो एक्चुअल है वही दिखाएंगे। पर वहीं सत्यम के रामलिंगम राजू की ये सोच नहीं थी, उसका था मौका है तो बढ़िया प्रॉफिट ज्यादा दिखा के शेयर की प्राइस बढ़ा के बड़े इन्वेस्टमेंट लेके कंपनी को और बड़ा कर दो। दे वांटेड टू रन टू फास्ट एंड दैट इज व्हाई उन्होंने क्या किया? मैनिपुलेशन की। क्या किया सत्यम ने? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जितने फाइनेंशियल्स थे उससे बेहतर दिखा। तो क्या देख के आपको लगेगा किसी कंपनी को ऑडिट करते समय कि यहाँ पे क्या फैक्टर्स देख के आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट की वैल्यूज और एथिक्स ऐसी है कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है? तो ऑब्वियसली बात है, एक तो हिस्ट्री देख लो मैनेजमेंट की, पास्ट में ऐसा करते आए क्या। दूसरा, क्या मैनेजमेंट ट्रेंड सेट करना चाहता है, उसका बहुत इंटरेस्ट है अर्निंग की ट्रेंड मैनेज करने का, कि प्रॉफिट अपने बढ़ते रहे, कम नहीं होना चाहिए। क्या डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट रिमूव कर पाता है? टैक्स मोटिवेटेड है क्या? टैक्स बचाने की कोशिश करता है? पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में डिफरेंशिएट करता है या नहीं करता है? मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिलेशनशिप स्ट्रेंड है तो बड़े चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो छुपाना चाह रहा है, इसलिए वो बात बात पे उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसको बहुत डिफिकल्ट टू ऑडिट करने। तो आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? एक तो
ऑडिटर और मैनेजमेंट की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, यू आर नॉट गिविंग इनफ इन्फॉर्मेशन। पर्सनल बिजनेस ट्रांजैक्शन, चाणक्य का आपको एग्जांपल याद होगा जिसमें वो क्या करता था, बेसिकली अपने खुद के काम करने के लिए अपने राज्य का दिया बुझा के खुद का दिया जलाता था और पर्सनल बातें करता था। इस लेवल की अगर आपकी वैल्यू और एथिक्स सिस्टम होगी तो चांसेस आप फ्रॉड करोगे कम हो जाएगी। टैक्स मोटिवेटेड है भैया, हमारा सिंपल मैनेजमेंट का एक ही लॉजिक है कि अपने को टैक्स बचाना है। जैसे आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, लेंस कार्ड वगैरह टाइप की कंपनियों में भी चल रहा है कि भैया मैनेजमेंट ने क्या किया, टैक्स बचाने के लिए फर्जी खर्चे बुक किए। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल खराब है, कोई उसमें एज सच कोई रोक टोक नहीं है, ट्रेंड मैनेज करना है, ये सब चीजें। अब आते हैं मिस अप्रोप्रिएशन। दिमाग में क्या रखना है, ये एम्प्लॉय लेवल पे होगा। कब इंसेंटिव और प्रेशर होगा एम्प्लॉय को, तो देखो चोरी चकारी एम्प्लॉय कब करता है मालूम है, जब उसकी पर्सनल जरूरत है। भूखी माँ बीमार बापू घर पे, बहन जिसकी शादी नहीं हो रही, ऐसे आपके मन में लगता है आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां चोरी करोगे, या फिर आपकी एंटिटी से पटती नहीं। बस अपना तो ऐसा है कि अपनी जीत उसकी हार में है। एकदम आर्टिकल और प्रिंसिपल जैसा रिलेशन है हमारा। हमको लगता है कि हमारा प्रिंसिपल ही हमारे सारे दुख दर्द का जिम्मेदार है, तो इस कारण से वो क्या करेंगे, जान करके मैनिपुलेट करेंगे चीजों को या चोरी चकारी करेंगे। ऐसा कब होता है, जब मैनेजमेंट आपको निकालने वाला है, आपकी कॉम्पनसेशन बढ़ा नहीं रहा है, या उसने कम कर दी है, या प्रमोशन आपको एक्सपेक्टेड था नहीं दिया, तो आपने ऐसा मन बना लिया कि भाई ठीक नहीं है, अपन गलत राह पे जाएंगे। सेकंड, अपॉर्चुनिटी। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी मैनेजमेंट से अच्छी पड़ती है पर कम वक्त हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। नॉर्मली अपॉर्चुनिटी कब मिलती है मालूम है, जब या तो वीक इंटरनल कंट्रोल है, या फिर आपकी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कैसीनो टाइप का बिजनेस है, छोटी छोटी हाई वैल्यू आइटम आती है, ज्वेलरी शॉप जैसा कोई आपका बिजनेस है, तो हाई अमाउंट ऑफ कैश। इन्वेंट्री आइटम्स आर ऑफ स्मॉल इन साइज, हाई वैल्यू। कन्वर्टेबल एसेट्स है, हम बहुत सारी कैसी एसेट्स में डील करते हैं, बैंक एनबीएफसीज है तो कन्वर्टेबल एसेट्स आज सच उसमें डील करते हैं, गोल्ड लोन्स वगैरह देते हैं। फिक्स एसेट छोटी छोटी साइज के आसानी से बेचे जा सकते हैं ये सब। अच्छा एक बात बताओ, कंट्रोल खराब होंगे तो क्या आप चोरी चकारी कर पाओगे? ऑफकोर्स। तो अच्छे कंट्रोल में क्या होना चाहिए, या क्या कंट्रोल खराब होंगे तो चोरी हो पाएगी? तो कंट्रोल्स में एक्सपेक्टेड क्या क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ कैन एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, दीस आर द पॉइंट्स व्हिच यू विल हैव टू राइट। तो अब इसलिए ऐसे केस में क्या होगा, यू मे नॉट हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, पर आप जितने पढ़ोगे सारे के सारे पढ़ो तो वहां पे थोड़े याद आएंगे। तो नॉर्मली कंट्रोल अच्छा कब माना जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, मेकर चेकर को अलग करो। टॉप मैनेजमेंट को हमेशा इन्वॉल्व रखो। गद्दी पे जब तक हमारे बाबूजी बैठा करते थे सब ठीक चलता था, जब से बाबूजी ने बैठना बंद किया चीजें बिगड़ने लग गई। सारी चीजों के प्रॉपर रिकॉर्ड करो, हर चीजों का ऑथराइजेशन सिस्टम बनाओ, फिजिकल चेक्स होना चाहिए, समय समय पे चीजें रिकनसाइल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों का प्रॉपर होना चाहिए, फाइलिंग होना चाहिए। एम्प्लॉय जो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उनको मैंडेटरी छुट्टी में भेजो, ताकि अगर उन्होंने कोई फ्रॉड वगैरह सिस्टम बना रखे हैं तो वो डिटेक्ट हो सके। आईटी का अच्छा नॉलेज यूज़ करिए और एक्सेस कंट्रोल पे ध्यान रखिए, हर आदमी को हर चीज़ का एक्सेस ना दीजिए। ये आपके सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर है 3x2। पहले 3 फैक्टर इंसेंटिव आपके, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और रैशनलाइजेशन, एटीट्यूड टू रैशनलाइज। ये तीनों किससे रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। ऑडिटर क्या करता है, असेस करता है हमारी एंटिटी में फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कितने हैं और उनके बेसिस पे फिर वो आगे क्या डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने। अब सीए फाइनल में यही वाला ऐसे पढ़ोगे तो आप समझो जितना यहाँ पढ़ रहे हैं उसका डबल पढ़ना पड़ेगा। इंटर में जितना अपने सिलेबस में अपन उसके बेसिस पे इसको कवर कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है जिसको स्पेसिफिकली अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स। चलिए इसके ऊपर आते हैं, इसको अभी पेंडिंग रखते हैं, उससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं, अभी अपन बात कर रहे थे मिसअप्रोप्रिएशन की। नॉर्मली मिसअप्रोप्रिएशन करने के लिए क्या क्या तरीके होंगे, चोरी करने के क्या तरीके। आपको कंपनी से पैसे का गबन करना है तो आप क्या करोगे, या तो जो कैश सेल्स हो रही है रिसीप्ट उसको गायब करोगे, या फर्जी पेमेंट दिखाओगे कि भैया मैंने इसे पैसा दिया जबकि दिया ही नहीं और वो अपना यार दोस्त था उसके नाम पे पैसा दिलवा दिया उसने मुझे दे दी, या कंपनी की कोई एसेट या इन्वेंट्री की चोरी करूंगा। तो 4 चीजों से आप क्या कर सकते हो मिसअप्रोप्रिएशन, रिसीप्ट की चोरी करके, या फिर पेमेंट ऐसी चीजों का देके जिसको जरूरत ही नहीं थी देने की, या फिर असेट्स की चोरी कर सकते हो, या आप असेट्स का पर्सनल यूज के लिए ले सकते हो, यानी कंपनी के असेट आप पर्सनल यूज में ले रहे हो। ये 4 तरीके हैं जिससे आप चोरी चकारी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम देखेंगे तो चोरी में 2 चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, या तो कैश होगी इन्वॉल्व या फिर गुड्स इन्वॉल्व होंगे। डिफॉल्केशन मतलब चोरी ऑफ कैश कैसे हो सकता है, ज्यादा पेमेंट, कम रिसीव्ड, या टोटलिंग या क्लरिकल एरर्स। गुड्स में कैसे हो सकती है चोरी, तो अगर गुड्स की चोरी है तो ऑडिटर के लिए डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैश की चोरी आसानी से पकड़ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि कैश का बैलेंस मिसमैच होगा, पर गुड्स कंपनी में क्या होंगे, हजारों तरीके के होंगे, कुछ चोरी भी हो गए तो पता नहीं पड़ते। तो इसके लिए ये डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। इसके लिए रिकॉर्ड कीपिंग, फिजिकल क्वांटिटी, पीरियोडिक चेक्स, रूल्स और प्रोसीजर्स,
कौन लोग वहां जा सकते हैं, निकल सकते हैं, ये सब कंपनी बनाएगी तो जाके अच्छे कंट्रोल्स आएंगे और तो हम बोल पाएंगे कि यार यहाँ चोरी करना मुश्किल है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ऑडिटर कैन डिटेक्ट दिस बाय अंडरटेकिंग अ थरो एंड स्टेनस चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन एंड अ गुड रेशियो एनालिसिस। तो ऐसे कहता है कि देखो ये हमेशा फ्रॉड होने के चांसेस होंगे। तो एक ज्वेलरी बिजनेस का आप ऑडिट करोगे तो देयर इज ऑलवेज अ फ्रॉड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। नॉर्मली ये फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। मैनेजमेंट को अच्छे रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बनाना होंगे और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी रखना होगी ताकि ये चोरी नहीं हो। ऑडिटर क्या करे तो 3 स्टेप में काम करे। सबसे पहले ऑडिटर देखे कि रिकॉर्ड्स एक बार अच्छे से चेक कर ले कि पहले फर्जी परचेज या सेल तो बुक नहीं हुई है। अब रिकॉर्ड सही है तो फिर फिजिकली जाके चेक कर ले कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कोई मैनेजमेंट हो सकता है इसमें कोई चीज़ चोरी चकारी करके छुपाई गई हो, जैसे कहीं आपने नॉर्मल लॉस डाल दिया। कई बार क्या होता है, ज्वेलर्स क्या करते हैं, तो गोल्ड खरीदा, उससे ज्वेलरी बनाई, तो एक नॉर्मल लॉस होता है, लेट्स से 1% गोल्ड का नॉर्मल लॉस होगा ही होगा बनाने में ज्वेलरी। तो वो क्या करते हैं, एक्चुअल नॉर्मल लॉस 1% अलाउड है, अब आधा % भी हुआ तो बचा हुआ गोल्ड जो एक्स्ट्रा है वो घल ले गया। तो इसके लिए आप इंटेलिजेंट रेशियो एनालिसिस करके शायद इस तरह की चीज़ों को पकड़ पाएंगे। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड अगर आपको फ्रॉड लग रहा है तो इसके लिए ये ऑडिट प्रोसीजर्स है। डिफॉल्केशन ऑफ कैश है तो ये 3 चीज़ों को आपको फोकस करके चेक करना होगा। लेट अस टॉक अ लिटिल मोर डिटेल अबाउट कैश। कैश में मैंने क्या बोला, या तो आप पेमेंट बढ़ा के दोगे या रिसीप्ट्स छुपा दोगे। पेमेंट किसको बढ़ा सकते हो, बहुत सीधी सी बात है, या तो हमने कोई चीज़ परचेज ही नहीं करी, फिक्टिशियस परचेज, नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देंगे। या पेमेंट 100 रुपए की है, दिखा दिया 200, बाद में जब रिकंसिलिएशन होगा क्रेडिटर के साथ तब पकड़ में आएगा। टोटल में एरर कर दी, टोटल बढ़ा के लगा दिए पेमेंट्स के। रसीदों में आप क्या गड़बड़ कर सकते हो, कैश रिसीप्ट में गड़बड़ क्या हो सकती है, टीमिंग एंड लेडिंग। पैसा आपके पास आ जाता है पर आप बताते हो आज नहीं आया, 3 दिन बाद आया, इससे आपके पास 3 दिन तक कैश पड़ी रहती है। ऐसे ही आप दिखा देते हो जल्दी दे दिया जबकि दिया आपने बाद में। इससे क्या होगा, आपके पास हमेशा एक फ्लोट ऑफ कैश कंपनी का हमेशा मैनेज रहेगा। सेकंड, आपने दिखा दिया कि भैया मैंने डिस्काउंट दिया, तो आया 100 रुपया, मैंने बोला नहीं 90 ही आया, मैंने 90 पे ही बेचा उसको, 10 रुपये मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज डिटेक्ट शायद ना हो पाए। बैड डेट अपन ने राइट ऑफ कर दी जबकि पैसे दे दिए थे सामने वाले ने, तो पैसे आ गए, उसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप पैसे आए उसको क्या करो डिस्काउंट दिखा दो, या बोल दो नहीं आए नहीं, बैड डेट कर दिया। अब हमारा मैनेजमेंट बहुत ध्यान नहीं देता है तो हो सकता है वो मान ले बैड डेट। कई बार ऐसा भी हो सकता है जो चीज बैड डेट राइट ऑफ हो चुकी है बाद में रिकवर हो गई और मैं घर ले गया, मैंने बोला मैनेजमेंट पहले ही मान चुका है बैड डेट है तो कैशियर ले गया उसको घर। कैश सेल आधी अधूरी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिसलेनियस चीजें, जैसे हमारे घर में हमने रद्दी बेची, न्यूज़पेपर की, पैसे आए, किसी ने पूछा ही नहीं और अपन ने अंडर कर लिए। एंड राइटिंग डाउन असेट्स वैल्यू एंटायरली, यानी हमने क्या किया, कोई असेट को बोल दिया खराब हो गया, उसको बोल दिया स्क्रैप हो गया, जीरो हो गया, जबकि एक्चुअल में जीरो नहीं हुआ था और स्क्रैप में बेच के पैसे अंदर कर लिए। ये सब एग्जाम्पल्स है जिससे आप रसीदों में फ्रॉड कर सकते हो। ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्मली मैनेजमेंट के मिली भगत से ही होती है। आप कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सही तरीका है उसका कि आप या तो जो रिकॉर्ड्स है उसे ही गलत कर दो, बिल ही गलत बुक करवा लो। सेकंड तरीका है कि आप ट्रांजैक्शन इवेंट को गलत रिकॉर्ड कर लो, और तीसरा तरीका है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को गलत अप्लाई कर दो। जैसे कि कंपनी को लगता है कि यार मुझे इस साल क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स लेट से फॉर एग्जांपल बढ़ा के दिखाने हैं, तो कंपनी ने क्या किया, सिंपल सी चीज़ है, डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर दिया, एस्टिमेट कर लिया, लाइफ बढ़ गई। ये जान करके किया ताकि प्रॉफिट इस साल के ज़्यादा दिखे, ये अपने आप में क्या है, दिस इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही तरीका है। तो मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, रिकॉर्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इवेंट और ट्रांजैक्शन या इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करना और अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत तरह से लगाना। इसके लिए नॉर्मली क्या करते हैं, ईयर एंड पे आप फर्जी एंट्रीज पास करोगे। कैसी फिक्टिशियस एंट्री, प्रोविजंस बनाओगे, बैड डेट्स बुक करोगे अगर प्रॉफिट कम दिखाने, ज़्यादा दिखाने तो आप क्या करोगे, आप सेल्स ऑन अप्रूवल को सेल्स दिखा दोगे, फिक्टिशियस एंट्री करोगे, डमी क्रेडिट सेल्स बुक कर दोगे। ऐसी अजम्पशंस और जजमेंट्स आप ऐसे लोगे जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। प्रॉफिट कम दिखाने हैं तो डेप्रिसिएशन बढ़ा दिया, एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ कम कर दिया, और वाइस वर्सा। कोई चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया, इस साल के मार्च में सेल हुई थी, अपनी प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं तो इस साल की सेल अपनी जो मार्च में हुई है अपन ने दिखा दिया अप्रैल में हुई है, नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर दी। चीज़ों को कंसील कर दिया, डिस्क्लोज नहीं करी। हमने अपनी सारी एसेट गिरवी रख के लोन लिए हैं तो हम नहीं चाहते दिखाना कि एसेट गिरवी रखी हुई है, तो हमने दिखाया ही नहीं, उसे डिस्क्लोज करने से हम बच गए। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन किए, मुझे लग रहा था कि यार प्रॉफिट इस साल बहुत कम है, बढ़ाना है तो क्या करूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने खूब सारी सेल मार्च में कर दी और कस्टमर को बोला कि आप चाहो तो इसको रिटर्न कर देना अप्रैल में और यूज़ कर लो, तब तक गुड्स कोई दिक्कत नहीं। अभी सेल बुक कर दी, अप्रैल में सब रिटर्न आएगा क्योंकि कस्टमर को इतना माल तो चाहिए ही नहीं था, पर वो अगले साल का सेल रिटर्न अगले साल बुक होएगा, इस साल तो सेल बढ़ के बुक हो गई। तो ऐसे आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन किए, सेल एंड रीपर्चेज टाइप के, रिकॉर्ड और टर्म्स को अल्टर कर दिया।
जैसे कि हम डीलर को माल बेचते हैं तो हमारी सेल बुक होती थी, पर मैंने डीलर को बोल दिया तू आगे नहीं बेच पाए तो मुझे रिटर्न कर देना। आप टेक्निकली वो है डीलर आपका जो आपसे खरीद रहा है, पर वो काम आप उससे एजेंट जैसा कर रहे हो कि वो बेचेगा तो ठीक है, नहीं बेचे तो वापस दे सकता है। तो ऐसी टर्म मैनेज करके मैं सेल्स बढ़ा के दिखा सकता हूँ, ये तरीके होते हैं। क्यों करेगा मैनेजमेंट ऐसे फ्रॉड? वापस से वही, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन या प्रेशर है नंबर 1। दूसरा, उसको फायदा है। क्या फायदा है? बेसिकली नाम कमाने का। तीसरा, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। चौथा, एटीट्यूड इशू है, बड़ी बड़ी बातें कर देता है मैनेजमेंट, बाद में फिर दिक्कत में आ जाता है। या एम्प्लॉई डिससेटिस्फाइड है, मैनेजमेंट डिससेटिस्फाइड है। इसलिए तो जो अपन ने 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर पढ़े थे उसी से रिलेटेड ही बनाया। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाई मैनेजमेंट और एम्प्लॉय कमिट फ्रॉड, दीज आर द रीजन व्हिच यू विल हैव टू राइट। ये सब करके मालूम है क्या पढ़ा इस ऐसे में तुमने? ये सब पढ़ के सिर्फ ये समझ में आया, ये इस चैप्टर को पूरा ये पढ़ के ये समझ में आया कि जब अपन ऑडिट करने जाते हैं तो हम इन चीजों को देख के देखते हैं कि कहाँ पॉसिबली फ्रॉड ज्यादा हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली वहां चेकिंग ज्यादा करेंगे। बस इसी को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कहते हैं, रिमेनिंग अलर्ट। When suspicion arises, then we should further investigate। तो ये चीजें देख के सस्पिशन आना चाहिए, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। हो सकता है कई बार ये सब चीजें देखने के बाद ऑडिटर कंक्लूड करे कि यार आई एम अनेबल टू कंटिन्यू दी एंगेजमेंट, क्योंकि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हर जगह मुझे गड़बड़ दिख रही है और मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा बोलता है। इस केस में ऐसे कहता है कि आप चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। तो इफ यू आर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, यू विल डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसिडर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कई बार हो सकता है एकदम ऑडिट का साल खत्म होने आए और आप एकदम से विड्रॉ करोगे तो आप पे केस कर दे कि भैया देखो ऑडिटर ने काम नहीं किया, आखिरी छोड़ के चले गए। तो आप एक बार असेस कर लीजिए। और जब भी विड्रॉ करते हैं, मैंने बताया था आपको पिछले रिवीजन में भी कि आप देख लीजिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉइंटिंग बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी या किसी को रिपोर्ट करने की तो नहीं। तो मैनेजमेंट TCWG को बता दें और देख लें किसी और को बताने की जरूरत है तो फिर आप उसे रिपोर्ट कर दीजिए। इसी के साथ आपका ऐसे 240 और इसी के साथ में आपका चैप्टर 5 ऐसे विच इज फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। फ्रॉड क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं? डिटेक्शन, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिसअप्रोप्रिएशन, discrepancy in record, conflicting problematic situations or others, which is basically all possibility of fraud। ये fraud और error जो अपन ने देखा था कैसे differentiate करते हैं। Then audit report वाला ये जो मैटर है 143 का और unable to continue the engagement। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।